नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है वापस इस चैनल पे। और बहुत सारा प्यार मिल रहा है पिछले कुछ वीडियोस में और वैसे भी। तो आपके प्यार का धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और मैं आज का विषय मैंने बहुत सोचा इस बारे में। कई सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल भी किया है कि आलाप का मतलब थॉट प्रोसेस क्या होता है, उसकी सोच क्या होती है, उसे डेवलप कैसे करना चाहिए किसी भी राग में। तो ये वैसे तो एक वीडियो में समाने वाला विषय तो है नहीं। वैसे तो कोई भी म्यूज़िक से संबंधित जो सब्जेक्ट है वो तो एक वीडियो में समाने वाली बात है नहीं। मैं मेरा एक क्या कह सकते हैं उसको कि दृष्टिकोण देना चाहूँगा इस पे। और इसमें कई सारे लोगों के मत अलग अलग मत हैं, बट एक सिंप्लीफिकेशन और एक बेसिक समझने के लिए, एक एक्सेसिबिलिटी के लिए मैंने इस सोच को आपसे ऐसे इस प्रकार से व्यक्त करने का एक सोचा है मैंने। आलाप होता क्या है और इसको समझने के लिए राग को समझना और राग का विस्तार क्या होता है, बढ़त क्या होती है। किसी भी विषय में अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं और इसको मैं अगर ऐसे बताऊं कि हम किसी से अगर मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं। सबसे पहले हम उनको ग्रीटिंग करेंगे, नमस्ते करेंगे या हेलो करेंगे, या अगर बहुत करीबी दोस्त है तो उसको मतलब एक झप्पी देंगे जादू वाली। और फिर कैसे हो, क्या हाल है, या मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं, जो भी है, इसे सारा सवाल बेसिक जो ग्रीटिंग्स बोलते हैं जिसको। उसके बाद फिर हम मुद्दे पे आते हैं जिसके कारण हम उनसे मिले हैं या कोई हमसे मिल रहा है। ये जो विषय है, ये जो मेन टॉपिक है, और उस टॉपिक पे फिर ऐसे ये एक जो ग्राफ है ना कि शुरुआत आप गणित देख लीजिए, 0 1 2 3 4, फिर माइनस में तो जाता ही है, बट इंटीजर्स में अगर देखें तो 0 1 2 3 4। और किसी भी कहानी, अगर आप फिल्म देखेंगे या कोई कहानी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये ग्राफ होता है जहाँ पे आपको कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है। सबसे पहले ये कौन है, कहाँ रहता है, जगह का एक ओरिएंटेशन दिया जाता है कि ये जो इस शहर में रह रहा है या ये गांव में रहता है, ये करता क्या है, फिर इसका काम क्या है, फिर इसके आजू बाजू के जो कैरेक्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन होता है। तो ये जो ग्राफ है ना कि धीरे से नीचे से उठ करके शुरुआत और फिर उसका एक सफ़र चल पड़ता है। तो आलाप में भी वही कॉन्सेप्ट लागू होता है। मैं राग के या किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में ना जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेयर विथ मी। तो अब समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल राग है यमन। मैं ज़्यादातर यमन की तरफ रुचि इसलिए रखता हूँ अपने वीडियोस में क्योंकि एक तो फ्लूट में कई सारे लोग यमन की शुरुआत करते हैं, इस राग से शुरुआत करते हैं। तो यमन राग से मैं इस उदाहरण के लिए शुरुआत करूँगा। तो राग यमन, सबसे पहले हम नमस्ते कहेंगे तो यमन का इंट्रोडक्शन होगा कि ये इस राग की ये एक शुरुआत, एक तरीके का शुरुआत ऐसा भी हो सकता है। कुछ तरीकों की शुरुआत हो सकते हैं। जैसे यमन में सबसे ज़्यादा प्रचलित कुछ फ्रेजेस हैं जो शुरुआत में गाए बजाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शांति से षड्ज को आपने प्रस्तुत किया है। इसका एक और तरीका है, आपने सा एस्टेब्लिश किया है, नी धा सा, ये बजा के आपने यमन की एक हल्की सी झलकी दी है। नी धा सा कई सारे रागों में इस्तेमाल में आते हैं, पर यमन में ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा इस्तेमाल में आया है। या आपने हो सकता है कि अनाउंस भी किया हो कि मैं आज राग यमन प्रस्तुत करूँगा, तो उसमें आपने निधा से शुरुआत किया। अब कुछ लोग निषाद से भी शुरुआत करते हैं। जैसे तानपुरा छिड़ गया, आपने यमन अनाउंस कर दिया है कि आप बजाने वाले हो, और फिर तानपुरा छेड़ा है, या आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो और आप अपने दिमाग में पहले यमन को आपको उतारना पड़ेगा। जैसे पूजा पाठ, ये मैं उदाहरण ये दे सकता हूँ कि अब घर में
या भगवान के सामने कई सारे लोग, हम में से कुछ लोग जो भगवान को मानते हैं, तो मैं इसलिए उस चीज़ का एग्जांपल दे रहा हूँ कि पहले रोज़ तो पूजा करते ही हैं, एक बार प्रार्थना करते हैं, छोटा सा एक प्रार्थना करके घर से निकलेंगे या कुछ करेंगे, सो वो उसकी शुरुआत है। लेकिन जब फॉर एग्जांपल फेस्टिवल आ गया, अभी गणेश चतुर्थी निकल के गया, अब उस वक्त क्या होता है कि पूरा माहौल गणेश जी से दिमाग में भरा रहता है कि ऐसे फलाने मंदिर जाके देखो, या ये नीचे जो ये पंडाल लगा है, बम्बई में तो बहुत फेमस है ये गणेश जी के पंडाल, जाके वहाँ पे विज़िट करते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, उस भक्ति भाव, वो जो भावना है वो बहुत उत्तेजित रहती है कि उस वक्त बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि मुझे अब फेस्टिवल आ रहा है। तो फेस्टिवल हम इसलिए मनाते भी हैं क्योंकि उसकी एक इम्पोर्टेंस और हमारे अंदर जागरूक होती है, और उसका एक जो भक्ति भाव है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद थोड़ा सा कम हो जाए, उस पल वो ज़्यादा होता है। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि अब वो यमन अगर मैंने सोचा है, तो अगर शाम को मुझे बजाना है, या आजकल मेरा अगर यमन की तालीम मेरी चल रही है, तो रियाज़ करने के वक्त ही मैं यमन सोचूंगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने वो वॉकिंग रिदम वाला जो वीडियो डाला था, उसी प्रकार से रियाज़ करने के पहले से हमें उस चीज़ का मूड बनाना होता है। यमन मन यमन चल रहा है, हमने वो मूड कैसे बनेगा, आपको कई सारा सुना होना चाहिए। आप जब नहीं बजा रहे हो, या जब आप ऐसा काम नहीं कर रहे हो जहाँ पर आपके कान व्यस्त ना हो, उस वक्त आप हेडफोन में म्यूज़िक सुनते वक्त आप यमन सुनिए, क्योंकि वो राग अभी आपका चल रहा है। मैं ये एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, जो भी राग हो, कि उस राग के अंश आपके अंदर आपको समेटते जाने पड़ेंगे। जो सोच में जो चलता है, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में आपको बहुत सारा यमन सुना होना चाहिए और सुनते रहना चाहिए, ताकि उसकी कई सारे भाग और बहुत सारे आइडियाज़, म्यूज़िकल आइडियाज़, फ्रेजेस, मेलोडिक मूवमेंट्स, कई सारे आपके अंदर वो समाते जाते हैं। हमें पता नहीं चलता ये बात। जैसे बच्चे सीखते हैं ना, कि वो बड़ों को देखते हैं, बच्चा खड़ा हो रहा है, 1 साल की उम्र का बच्चा खड़ा हो रहा है या चलने की कोशिश कर रहा है, पहली बार थोड़ा गिरता है, लेकिन उसको चलने को किसने बताया? किसी ने उसका हाथ पकड़ के उठाया नहीं उसको, वो अपने आप करता है सारा कुछ। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है, बड़ों को देख रहा है कि अच्छा ये लोग चल रहे हैं, मतलब मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और फिर उस चीज़ को वो रोज़ अप्लाई करता है, उठ के खड़ा होता है, थोड़ी देर के लिए बैलेंस आउट होता है। तो ये जो सीखने की जो अब्जॉर्ब करके अपने अंदर पहले वो उस चीज़ को समेट रहा है दिमाग में कि अच्छा ये हो सकता है, मुझे भी कोशिश करके देखना चाहिए। ये सिंपल फॉर्मूला है, हमारे अंदर के बच्चे को हमें मरने नहीं देना चाहिए। ये सिंपल फॉर्मूला है कि आप जितना उस राग को सुनोगे, उतना उस राग की छोटी छोटी बातें, बारीकियाँ, उसके चलन के प्रकार, उसके पकड़, ये सारी बातें आपके दिमाग में आती जाएंगी। तो अब आप बैठे हो बजाने, एक और तरीका है यमन शुरू करने का, षड्ज की जगह पे। मैंने क्या किया, निषाद से शुरू किया, निषाद के आसपास 1-2 नोट्स के साथ मैंने 2-3 फ्रेजेस बजाए। ये मैं टेक्निकल वर्टिकल बोल रहा हूँ कि 2-3 फ्रेजेस बजाए, फिर मैं सा पे आके रुका। बीच में मैं उसके पहले सा को दिखा के, लेकिन उसको रोका नहीं, उसका एक सरप्राइज एलिमेंट मेंटेन करने के लिए वापस निषाद पे गया कि निषाद ये मेरा ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड का ये विषय है। फिर मैं षड्ज पे आके रुक के मैंने उस एपिसोड का ये किया, समाप्ति किया। ये अब यहाँ तक आप मेरे साथ रहिए, मैं थोड़ा सा और इस पे डिटेलिंग में जा रहा हूँ। तो अब क्या होगा, आपको मैं और एक दृष्टिकोण देता हूँ कि यमन राग में नी रे गा म ध नि सा, ये इसका आरोह है, सानी धपम अगर ऐसा अवरोह है। तो हमें पता है कि ये आरोह और अवरोह इस राग के
प्रमुख, मतलब इनमें से कुछ प्रमुख स्वर हैं, वादी स्वर, संवादी स्वर। ये राग के बारे में मैंने जब बताया था तो उसमें ये सारा कुछ बताया था कि ये उन चीज़ों की वो एक क्या कहते हैं, वो इम्पोर्टेंस होती है। अब वो करने के बाद आपने ये देखना चाहिए कि इसको अगर हमने एक सीरियल की तरह देखा या टीवी सीरीज़ की तरह देखा तो हर सुर एक एपिसोड हो गया। ठीक है, सबसे पहले एपिसोड में सारे कैरेक्टर्स नहीं आते, कुछ कुछ प्रमुख कैरेक्टर्स आते हैं। सो वो मेन जो मेरा निषाद का जो कैरेक्टर है इस एपिसोड में, ये मेरा इस एपिसोड का हीरो है। अब अगले एपिसोड में मेरा ऋषभ का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। अब नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो फिर उसकी बैक स्टोरी होती है, उसके कुछ और उसके एस्पेक्ट्स होते हैं, उस कहानी के उस किरदार के बारे में और समझाया जा सकता है। तो अब मैं ऋषभ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, ऋषभ को इंट्रोड्यूस किया, फिर उसका निषाद के साथ का कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। ये उसकी समाप्ति हो गई फिर इस एपिसोड की। तो ऐसे करते 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 अब ऋषभ के साथ मैंने गंधार को हल्का सा झलके दिखाई कि वो किसी और के बारे में बोल रहा है, लेकिन ऑडियंस को ये नहीं पता कि ये कौन है, अगला कैरेक्टर आने वाला है लेकिन ये कौन है। तो फिर अगला एपिसोड आप देखोगे तो आपका इंटरेस्ट बनाए रखता है वो सीरीज़। तो यहाँ पे आप गंधार का इंटरेस्ट बनाए रख रहे हो कि गंधार नाम का कुछ है, ये आगे आ सकता है। फिर आपने गंधार को, अब गंधार हो सकता है कि फीमेल कैरेक्टर है, तो उसको कैसे अप्रोच करेंगे। अब मैंने फीमेल कैरेक्टर बोल दिया तो इसके बारे में फिर ये मेल कैरेक्टर, इसके ऊपर प्लीज़ ना जाएं। आप इस विषय के मुद्दे को समझें कि अब मैंने गंधार को सॉफ्टली अप्रोच किया है, कि एक नाजुकता उसको दी है, चंचलता दी है गंधार को, और उसको मैंने एकदम कैसे कह सकते हैं वॉल्यूम कम करके। तो मैंने टेक्निक कुछ यूज़ की है जो मैं हर एपिसोड में बोलता हूँ, वॉल्यूम कंट्रोल, हल्का सा विब्राटो, मींड और क्या कहते हैं कनेक्शन, इसके इमोशंस पे ध्यान दे करके। तो राग में इमोशन आया। अब ज़रूरी नहीं है कि आप यही कहानी कह रहे हो हर राग में, हर राग में आप नई कहानी कह सकते हो, यमन के हर प्रस्तुति में आप नई कहानी कह सकते हो। अब गंधार शायद एक मेल कैरेक्टर भी है, अगर होता तो क्या होता, और ज़रा रुद्र प्रकार का अगर कैरेक्टर होता तो मैं क्या करता, या कहानी के चलते चलते मेरा गंधार का कैरेक्टर अगर चेंज हो रहा है, उसके भावनाओं में अगर कुछ वृत्ति हुई है तो वो क्या होगा, अगली बार मैं गंधार कैसे बजाऊंगा। ये एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है कि यही प्रोसेस होना चाहिए। अब मध्यम के थ्रू उस गंधार का एक एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। सो ये एक प्रोसेस है। अब यहाँ से लेकर के आप ऊपर तार सब तक, षड्ज तक आप पहुँचते हो, यहाँ तक पहुँच गए। अब इसकी डेवलपमेंट का भी एक प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले इस चीज़ को मैं ख़त्म करता हूँ। फिर सा तक पहुँचे तो वहाँ पे आपका क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लाइमैक्स पॉइंट आ गया। अब षड्ज आपने दिखाया ऊपर, उस षड्ज के भी ऊपर और भी हैं सुर, एक दो सुर और ऊपर जा करके आपने ऋषभ, गंधार, पंचम तक, डिपेंड्स आपको कितना ऊपर जाना है, कितना आपके पास समय है प्रस्तुति के लिए। रियाज में तो आप कितना भी घंटे बजा सकते हो इस चीज़ को। तो आप कोशिश रियाज के वक्त ऐसे ही ज़रूर समझ के चलिएगा कि आपके पास 3 घंटे हैं यमन बजाने के लिए। अब 3 घंटा यमन, 3 घंटा कैसे बजाऊँ, कोई मुश्किल नहीं है बात।
जितना आप सोचते जाओगे उतना वो आपके पास आते रहेगा, आपकी सोच में उसकी बढ़त होती जाएगी। उसका तरीका भी बताता हूँ। तो अब ऊपर चले गए, फिर वहाँ से फिर आपको रिजॉल्व करना है। हर बार आपको सा पर ही आके रुकना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब रे गा तक आप शायद सा पे आके रुक सकते हो, रे मा मध्यम अगर आप दिखा रहे हो, मा रे गा गा, ये हो गया। फिर ना पंचम। तो हर बार षड्ज पे ही आना है ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी कई सारी बार आप षड्ज पे आकर के रुक के उसको रिजॉल्व करके फिर अगला सुर लोगे तो आपको उस कहानी के उस एक क्या कह सकते हैं कि उस एक एपिसोड की समाप्ति दिखाने में आप ज़्यादा सफल रहोगे। अब षड्ज हो गया ऊपर का, फिर वहाँ से धीरे धीरे करते करते वापस एक एक सुर उसको फिर समेटना चाहिए उस चीज़ को कि पूरा आपका राग का स्वरूप खड़ा हो गया। अभी आलाप आपने ऐसा मतलब हेलो से लेकर के मुद्दा आपने इस्टेब्लिश किया है, फिर आपने उसके कुछ और पहलुएं दिखाई हैं और फिर आकर के वापस नीचे के सा में आके आपने आलाप ख़त्म किया। अब ये मैं जो नीचे का सा आलाप ख़त्म ये जो भी बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोगों की परफॉर्मेंसेस सुनिए। जो लंबी जो 1-1 घंटे वाली 2-2 घंटे वाली जो रिकॉर्डिंग्स हैं, अगर आपको यूट्यूब पे मिलती हैं या और कहीं पर भी मिलता होगा, बड़े गायकों के गायक कलाकार वादक कलाकार, उनका म्यूज़िक सुनिए। उन्होंने इस आलाप ये स्ट्रक्चर आपको हर किसी के आलाप में मिलेगा। एक और तरीका है, गायकी अंग में जब हम बजाते हैं तो हम बड़ा ख्याल गाते हैं। अब क्या होगा, बड़ा ख्याल गाने के पहले एक छोटा सा एक राग का एक इंट्रोडक्शन ले लिया, अभी नी रे गा तक जाकर के वापस छोटा सा 1-2 मिनट का इंट्रोडक्शन, फिर हम ख्याल को ले आते हैं उस आलाप के अंदर, फिर ख्याल का एक लय बनता है। आप ख्याल गायकी अगर सुनेंगे, भीमसेन जोशी जी, आमिर खान साहब, इन लोगों की गायकी में, राशिद खान साहब, इन सब की गायकी में आपको ये मिलेगा कि उन्होंने ख्याल गाया, ख्याल पर फिर बड़े विलंबित एक ताल। अब ताल पर हम किसी और दिन जाएंगे, वो एक और सब्जेक्ट है पूरा। बट वो जब पीछे चल रहा है ताल और 12 मात्रा का ताल चल रहा है, 12 मात्रा, हर मात्रे में 4-4 मात्रे का डिवीज़न है, वो सारा करने के बाद फिर ख्याल के सम पे वो मुखड़ा गाते हैं बंदिश का। फिर उसके दौरान उसके चलते चलते वो आलाप करके ऊपर से नीचे के साथ तक आते हैं। तो ये ख्याल के साथ भी गाया जा सकता है, ख्याल के बगैर भी सिर्फ आलाप कर किया जा सकता है। अब सोचने का तरीका, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग विषय है। कई सारे लोगों के साथ जब मैं बात करता हूँ, मेरे जो लड़के आते हैं सीखने के लिए, उनसे भी जब बात होती है तो ये उनके मन की ये जो डाउट है, ये सोच कैसे डेवलप करें। अब सोच डेवलप करने के लिए एक तरीका ये भी है, कई सारे में से, कि हमारे गुरुजी ने हमको बोला था कि बचपन में जब मैं भी इसी सवाल से जूझ रहा था, तो उन्होंने कहा कि अब यमन अगर आप बजा रहे हो तो नी रे गा ये 3 सुर लेना, और नी रे गा को मुझे इन्हीं 3 सुरों में आप आलाप बजाइए 15 मिनट के लिए। अब नी रे गा को लेकर के 15 मिनट आलाप कैसे होगा, इस विषय पर मैंने वो मेरे वर्कशॉप पे भी बात किया है, आपको प्लीज़ वो देखिएगा वेबसाइट में। मैं उसको यहाँ पे क्या कहते हैं एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा, बट मुझे कहना तो ज़रूरी है, पड़ेगा ही। उस पर भी इस पर बहुत गहरी चर्चा हुई है और इस बारे में कुछ आइडियाज़ आए हैं। अब नी रे गा के कॉम्बिनेशंस, बेसिक कॉम्बिनेशंस आप देख लीजिए। नी रे गा, नी गा रे, गा रे नी, गा नी रे, ऐसे ये 4 आ गए। अब नी रे गा रे, 4 में और एक डाल दो। नी रे गा बोलते ही सिर्फ 3 नोट्स के कॉम्बिनेशंस मत सोचिए, अब इसके लय के साथ खेल सकते हैं। अब नी रे गा, ये कॉम्बिनेशन हो गया। इसी चीज़ को अगर नी रे, ये टोटली डिफरेंट फ्रेज है वही 3 सुर। ये एक पॉसिबिलिटी है। फिर नी अलग, रे अलग, गा अलग, नीगा रेगा, नीरे गा रे, गरे नीरी, 4 सुरों के कॉम्बिनेशंस में बहुत सारे हो सकते हैं। फिर नीरे, निगा, रेगा, गानी, गारे, रेनी, ये सारे कॉम्बिनेशंस। तो ऐसे इतने में ही हमको 15-20 मिनट का आलाप का मैटर मिलता है। अब इसको हम
इमोशन के साथ, मींड के साथ, स्पीड डिफरेंस में, कितने सारे कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस में हम कर सकते हैं। ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अब हमारी सोच कैसे आएगी, हम जितना सुनेंगे उतना हम सोच पाएंगे। तो ये बेसिक अप्रोच है आलाप का। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से कुछ मिला होगा और आप ट्राई करके बताइए कि आपके आलाप में अगर वृद्धि हुई है, और मुझे बहुत खुशी होगी। और ये इस राग के आलाप के बारे में हुआ। आप हर बार बैठोगे तो हर बार आपके साथ नई नई सोच आपको आती जाएगी, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है ये, इंसानी फितरत कहते हैं जिसको, कि हर बार हम नई चीज़ ढूंढते हैं, लेकिन हर बार हम पैटर्न ढूंढते हैं, पैटर्न के अंदर नई चीज़ ढूंढते हैं। हम जीवन में और भी पहलुओं के साथ भी यही चीज़ करते हैं कि रोज़ वही ऑफिस, वही घर, लेकिन रोज़ उस ऑफिस में कुछ नया होता है, उस घर के अंदर आने के बाद कुछ नया कुछ मिलता है। वही लोग होते हैं हमारे अपने परिवार के लोग, लेकिन हर रोज़ कुछ नया हमें उनसे सीखने मिलता है या उन्हें हमको दिखाने या बताने मिलता है। सो ये बेसिक फ़िलॉसफी है। और जैसे कहते हैं कि हर चीज़ सब माया है, सब माया नहीं, मतलब सब वही है। पूरे आप कोई भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, हर सब्जेक्ट में आपको यही क्या कहते हैं प्रोसेस मिलेगा आपको, जो मैट्रिक्स जो हम उस हर चीज़ में देखना चाहेंगे, तो उस चीज़ में वही प्रोसेस मिलता है कि फिर उसमें कुछ नया ढूंढना। अब मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको कहूँगा कि प्लीज़ आप पॉस्चर और ये जो बैठने का जो जब आप रियाज पे बैठते हो ख़ास करके, तो इस पॉस्चर को चेंज ना करें, क्योंकि स्टेज पे ना यही आदतें स्टेज पे जाके ट्रांसलेट होती हैं। बैठे बैठे फिर 15-20 मिनट के बाद बैठा नहीं जा रहा, तो फिर कोई ऐसे बैठ गया, फिर पाँव यूँ लेके बैठ गया, कोई वज्रासन बैठ गया। प्लीज़ ये मत करिए। हाँ, थोड़ी देर रिलीफ मिलती है आपको, लेकिन हर दिन आप पहले दिन 10 मिनट बैठे हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वज्रासन में भी बैठ के आपको बजाना है ज़रूरी। ये मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ 10 मिनट बजा लिया, थोड़ी सी तकलीफ हुई, 10 मिनट उठ के खड़े हो जाइए, थोड़ा सा टहल के आइए, वापस आइए, 10 मिनट वापस उसी पोजीशन में बैठ के वापस बजाइए। अगले दिन 10 मिनट का 12 मिनट कर लीजिए, तीसरे दिन 15 मिनट कर लीजिए। ऐसे करते करते 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, कभी कभी 6 घंटे बैठने की आपको आदत होनी चाहिए। और जब आप 6 घंटे बैठते हो तो आपके शरीर में बहुत नुकसान पहुंचती है। मुझे पीठ की तकलीफ़ हुई थी, उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। उसके लिए प्लीज़ आप 6 घंटा आपने रियाज़ कर लिया, 5 घंटा रियाज़ कर लिया, अगर आप वक्त निकाल पाए तो प्लीज़ व्हाट्सएप और ये वो सारी चीज़ें मत करिए। ये चीज़ें बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हैं हमें। मैं मानता हूँ कि वहाँ से कुछ मिलता भी है, यूट्यूब देख लिया, मेरा भी वीडियो आप देख पाते हो, बट इसको ना अलग एक रिजिम बना लीजिए कि ये मुझे ये इस वक्त करना है। दिन के 1 घंटा 1.5 घंटा आपने ना इसको दे दिया, अब आप 2 घंटा अगर आप ऑनलाइन दे सकते हैं तो आप 3-4 घंटे अपनी म्यूज़िक के लिए आपको देना ज़रूरी है। ये रियाज़ प्लीज़ मेरी गुजारिश है आपसे कि इस पर प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि ये ही काम आएगी आगे जा कर के। और इस पे मैं जितना भी ज़ोर दूँ इस बात पे वो कम है। और जाते जाते किसी मतलब आगे जा कर के आप 5-6 घंटे आपने जब आप बैठने का प्रयास करते हो तो उसको आपको कॉम्पनसेट भी करना है। उसमें फिर आप खेलकूद में शामिल होइए, या कुछ योगा कीजिए, या कुछ भाग दौड़ रनिंग कर सकते हैं आप, अलग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सो फिज़िकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी, दिमाग को भी कसरत लगता है, ज़रूरी है दिमाग के लिए कसरत। और दिमाग का कसरत वही है कि हम चिंता करेंगे तो हम दिमाग को और हानि पहुंचा रहे हैं। चिंता ना करें किसी भी विषय में, हमें खुले दिमाग से सोचना है। ये बहुत मुश्किल है, ऐसे सुनने को बहुत, मतलब मुझे कहने के लिए आसान होता है, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको आपको लागू करने के लिए थोड़ा सा आपको ट्राई करना पड़ेगा इस चीज़ को। तब जा कर के ना म्यूज़िक के लिए हम जगह बनाएंगे। जैसे हम रोज़ कचरा साफ़ करते हैं शरीर का, उसी तरह से दिमाग का कचरा साफ़ करके नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें हमें अंदर डालनी है। और ये हर रोज़ का काम है कि प्लीज़ आप कीजिए और बहुत मज़ा आएगा। और म्यूज़िक में इतना मतलब ये आप इसको सुन करके आप फिर वापस मेरी तारीफ़ करेंगे। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा, बट मैं दिल से ये मैंने महसूस किया है, मेरी अनुभूति मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इसमें एक ऐसी शांति और सुकून है जो आपके दिमाग और शरीर दोनों को संतुलित करने में बहुत मदद करेगा। वो संतुलित नहीं करेगा, लेकिन मदद ज़रूर करेगा संतुलित होने में। तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिए, संतुलन माने बैलेंस। सो आई एम वर्किंग ऑन माई हिंदी एंड माई इंग्लिश, एंड कल सुबह मुझे इस शहर से निकल जाना है,
वापस मुंबई आ जाऊँगा मैं अपने। और यहाँ बहुत मज़ा आया। मैं कोशिश करके कुछ और फुटेज देखता हूँ, अगर हो पाए तो शूट करके अगले व्लॉग में या एक और 2 वीडियो और कर पाऊँ। वक्त बहुत कम मिला बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा शो हुआ है। ये भी मुझे आपसे शेयर करना है, इस 26 तारीख को जो रॉयल अल्बर्ट हॉल में हुआ था। बहुत कम ऐसे कॉन्सर्ट्स होते हैं जहाँ पे आपको स्टेज पर वो एक डिवाइन इंटरवेंशन महसूस होती है, और 26 तारीख was one of those days where we could all feel God on stage। अब गॉड का आप जो भी मतलब निकाल लो, मैं उस शब्द के एक भावना को व्यक्त करने के लिए मैंने गॉड यूज़ किया है। बट यस, यू कुड फील इट। आई मीन वो पावर जो है उसको हम नकार ही नहीं सकते। तो इस नोट के साथ साथ मुझे यकीन है कि आप अपने आलाप में आज मेरे बताए गए कुछ चीज़ों पर अमल करेंगे और आपके आलाप में वृद्धि होगी और आपको खुद अच्छा लगने लगेगा। आपके गुरुओं से भी पूछिएगा कि ये तरीका ठीक है कि नहीं है, क्योंकि ये इट्स ईजी टू अप्लाई। मैं वैसे ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन ये यूट्यूब वीडियोस में मेरा पसंद ही हो रहा है आजकल, बहुत बकबक कर रहा हूँ मैं। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।